नमस्कार। स्वागत है कक्षा 12 की इतिहास की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी का। इतिहास में हमने विभिन्न टॉपिकों को समझा है, उसी में से एक टॉपिक आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 4 या अध्याय 4 है, मुगल आक्रमण, प्रकार और प्रभाव। इसका आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के स्वतंत्र शासक रहे, जिन्होंने राजस्थान की भूमि में अपना नाम है स्वर्णिम अक्षरों से उत्कीर्णित करवाया है, या उनकी जो तरीके थे, उन्होंने मुगल शासक अकबर के आगे हार नहीं मानी, झुके नहीं। अंतिम समय तक वो अकबर से अपनी स्वतंत्रता के कारण संघर्ष करते रहे और सभी शासकों ने जहां आसानी से अकबर के आगे उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया, वहीं अकेले मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप, उन्होंने मरते दम तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो इस प्रकार से अकबर को मेवाड़ के महाराणा को झुकाने का जो स्वप्न था वो अधूरा ही रखना पड़ा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जिनका समयकाल माना जाता है 1572 से 1597। उससे पूर्व की परिस्थितियां हम थोड़ा सा समझते हैं कि महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह जिनकी रक्षा है जो है पन्नाधाय ने की थी। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था और मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठने हेतु उदय सिंह को बचाया था। तो स्वामी भक्त पन्नाधाय ने जिस उदय सिंह की रक्षा की थी, वही उदय सिंह मेवाड़ के महाराणा और महाराणा प्रताप के पिता थे। तो पूर्व की परिस्थितियों को हम समझते हैं। देखिए, महाराणा उदय सिंह के समय में अकबर ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया। अगर उससे भी पूर्व की परिस्थितियां देखें तो महाराणा सांगा जो कि मेवाड़ के शासक थे, हिंदूपत संपूर्ण राजस्थान पर जिनका प्रभाव था, उसी महाराणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध, खातौली का युद्ध, बाड़ी धौलपुर का युद्ध, जो भी है। ठीक है, तो यहां से ही शत्रुताएं चली आ रही थी महाराणा सांगा के समय से, और वही शत्रुता आगे से आगे वो लगातार चलती आ रही थी। तो यही वजह है कि कोई भी शासक मेवाड़ का है वो झुका नहीं अंत समय तक। तो यहाँ पर जो उदय सिंह का शासनकाल था, उस समय अकबर ने अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए उसने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया। स्वयं अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करने हेतु आया और उस समय महाराणा के सेनापति थे दो, एक तो जयमल और दूसरा पत्ता। ये दोनों बहुत ही योग्य सेनापति थे, जिन्होंने अकबर की तलवारों का, अकबर की बंदूकों का सामना है वो किया है। अब अकबर ने 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी 1567 में चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया और उसने लगातार 2 महीने तक, 4 महीने तक उसने घेरा डाले रखा। और उस घेरे के बाद भी जब अकबर को सफलता हाथ नहीं लगी तो उसने क्या किया, बारूद के माध्यम से किले की दीवारों को तोड़ा। 4 महीने के घेरे के बाद बारूद का उपयोग किया और किले की दीवारों को या दुर्ग की दीवारों को तोड़ने में ही उसने सफलता प्राप्त की। और उसके बाद अकबर और जयमल तथा पत्ता, इनका प्रत्यक्ष संघर्ष हुआ। इस प्रत्यक्ष संघर्ष में जयमल है वो अकबर की बंदूक से घायल हो गया, लेकिन फिर भी जयमल है वो झुका नहीं और अपना एक कुटुंबी था जिसका नाम था कल्ला, वो कल्ला के कंधे पर बैठकर के अकबर से युद्ध लड़ता है। अकबर ने जयमल और पत्ता की वीरता से अकबर इतना प्रभावित हो गया कि वो चकित रह गया कि कोई राजपूत इस हद तक भी संघर्ष कर सकता है, लड़ सकता है। और वो जीते जी जयमल और पत्ता ने अकबर को चित्तौड़ के ऊपर अधिकार नहीं करने दिया, यानी उसने अपनी उन दोनों भाइयों ने या इन दोनों
शासन कर पाया। यानी जीते जी जयमल और पत्ता ने चित्तौड़ को अकबर के अधिकार में नहीं आने दिया। उसके बाद अकबर इन दोनों वीरों की कला कौशल या लड़ने की क्षमता और उनके अंदर जो जज्बा भरा हुआ था उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने आगरे के किले के प्रवेश द्वार पर इन दोनों योद्धाओं की गजारूढ़ प्रतिमाएं हैं वो प्रतिष्ठित करवाई। गजारूढ़ यानी हाथी पर बैठे हुए उन दोनों की प्रतिमाओं को आगरे के किले के प्रवेश द्वार के ऊपर उसे बनवाया। और फिर जब औरंगजेब का शासन आया तो उसने वो धर्मांध था, उस धर्मांध शासक औरंगजेब ने इन प्रतिमाओं को आगरे के मुख्य द्वार से हटवा दिया या प्रवेश द्वार से हटवा दिया। तो ये जो गजारूढ़ प्रतिमाएं जो अकबर ने आगरे के प्रवेश द्वार पर लगवाई थी, इसका वर्णन जो है फ्रांस का यात्री था फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर जिसने अपना यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम है द ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। अर्थात मुगल किंगडम मुगल एम्पायर के समय भारत की उसकी यात्रा। तो इस यात्रा वृत्तांत के अंदर उसने इस घटना का वर्णन किया है कि अकबर ने जो है जयमल और पत्ता की वीरता से प्रभावित होकर उसने जो गजारूढ़ प्रतिमाएं हैं वो अपने आगरे के किले के मुख्य द्वार के ऊपर स्थापित है वो करवाई थी। तो शासक भी चाहे शत्रु ही क्यों न हो लेकिन उसकी वीरता से उसके पराक्रम से प्रभावित होते थे। और इसका एक एग्जाम्पल है अकबर है जो स्वयं लड़ा और उनकी वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने जो है ये प्रतिमाएं हैं अपने किले के मुख्य द्वार पर स्थापित करवाई थी। अब आगे की परिस्थितियां की, ये तो था पूर्व का जो है परिस्थितियां जहाँ पे अकबर ने महाराणा उदय सिंह के समय ये संघर्ष है वो किया था। उसके बाद चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार है वो हो गया था 25 फरवरी 1568 के अंदर। अब महाराणा प्रताप का समय आता है। महाराणा प्रताप, देखिए महाराणा प्रताप का जीवन परिचय को हम जानने का प्रयास करते हैं। महाराणा प्रताप के पिता थे महाराणा उदय सिंह, माता का नाम था जयवंता बाई जिसे इतिहास में जीवंत बाई के नाम से भी जाना जाता है, जयवंता बाई के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पाली की थी। और महाराणा प्रताप का जन्म उदय सिंह और माता जयवंता बाई के पुत्र के रूप में हुआ था विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को। ये तो संवत है और अगर हम सन की दृष्टि से देखें तो सन है 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म है वो जयवंता बाई की कुख से हुआ। अब उदय सिंह, अब ऐसे देखा जाए तो जयवंता बाई बड़ी रानी थी और ज्येष्ठ पुत्र थे महाराणा प्रताप। तो हिसाब से तो महाराणा प्रताप का ही अधिकार बनता था। उस समय की जो उत्तराधिकार परंपरा थी कि ज्येष्ठ पुत्र है वो शासक बनता था, लेकिन कभी कभी रानियां हैं वो अपने प्रभाव के कारण शासक को अपने अनुकूल बनवा के जो है अपने पुत्र को शासक बनवा लेती थी। और ऐसी स्थिति में अगर हमने एक एग्जाम्पल राव चंद्रसेन का भी पढ़ा है जिसकी माता स्वरूपदेव ने भी चंद्रसेन को अपना जो है अपने पति राव मालदेव को बनवा कर उसको जोधपुर का शासक है वो बनवा लिया था। तो यहाँ पर भी परिस्थितियां ऐसी थी कि रानी धीर कंवर जो थी जिसका महाराणा उदय सिंह के ऊपर विशेष प्रभाव था और धीर कंवर ने उदय सिंह को अपने प्रभाव में लेकर जो उसका पुत्र था जगमाल, वो जगमाल को मेवाड़ के सिंहासन पर बैठाना चाहती थी, मेवाड़ की गद्दी पर बैठाना चाहती थी। और उसने इस हेतु महाराणा उदय सिंह को अपने पक्ष में कर लिया, उसे राजी कर लिया। अंत में महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को उत्तराधिकारी के तौर पर शासन देने के लिए महाराणा उदय सिंह है वो राजी हो गए। थोड़े ही समय बाद उदय सिंह की मृत्यु हो गई और फिर परिस्थितियों को भांपते हुए जगमाल ने स्वयं को मेवाड़ का शासक है वो
घोषित किया तो उस दौरान बहुत सारे सामंत जो थे, जो महाराणा के पक्ष में थे, उन्होंने जगमाल का विरोध किया और महाराणा के पक्षधर शासकों ने क्या किया, उन्होंने महाराणा प्रताप का 28 फरवरी 1572 में होली के त्योहार के दिन गोगुंदा, उदयपुर के पास गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज तिलक है वो कर दिया। तो महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ है 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा के अंदर। सामंतों ने सर्वसहमति से होली के त्योहार के दिन है वो गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया, अर्थात उन्हें शासक घोषित कर दिया। महाराणा जब शासक बने या कह सकते हैं मेवाड़ की गद्दी पर बैठे तो महाराणा के सामने कई विषम परिस्थितियां थी। वो विषम परिस्थितियां कौन कौन सी थी वो हम समझते हैं। देखिए, मेवाड़ की स्थिति और महाराणा प्रताप, यानी स्थितियां क्या थी, विषम परिस्थितियां थी। विषम स्थिति थी, कुछ भी सामान्य नहीं था। महाराणा प्रताप जब मेवाड़ के शासक बने तो मेवाड़ में अव्यवस्था विद्यमान थी। काफी समय से मेवाड़ है वो मुगलों के आक्रमण का शिकार होता रहा था और ऐसी स्थिति में चारों तरफ अव्यवस्था का वातावरण है वो विद्यमान था। दूसरा, अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी थी। महाराणा प्रताप ही नहीं बल्कि महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप तो उस समय से ही लगातार हम मुगलों से मेवाड़ी युद्ध है वो होते रहे हैं और अक्सर मेवाड़ के ऊपर मुगलों के आक्रमण या हमले हैं वो होते रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुगलों के विरुद्ध है मेवाड़ के शासकों ने अपने आप को युद्ध में ही रख रखा था और इसके चलते मेवाड़ की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था सब कुछ है वो बदल चुकी थी और छिन्न भिन्न हो चुकी थी। यानी परिस्थितियां बहुत अधिक विषम थी, ना पैसा था, न राजनीतिक स्थिति अच्छी थी, सब कुछ डावाडोल था। वहीं समाज व्यवस्था भी पूरी तरह से बिगड़ गई थी। तो यहाँ पर चारों तरफ अव्यवस्था और अर्थव्यवस्था भी छिन्न भिन्न हो चुकी थी। फिर तीसरा पॉइंट देखें तो मेवाड़ सहित चित्तौड़ सहित मेवाड़ के कई हिस्सों के ऊपर मुगलों ने अपने ठिकाने वो बना लिए थे। मुगल आक्रमण लगातार होते रहे थे। चित्तौड़ के ऊपर जयमल और पत्ता की मृत्यु के बाद अकबर ने अपना अधिकार कर लिया था और वहीं अन्य कई हिस्से थे मेवाड़ के जहां पर मुगलों ने अपने अधिकार क्षेत्र है वो बना लिए थे या अकबर के अधिकार में चले गए थे। तो ये भी विषम परिस्थितियां थी कि वो सारे हिस्से जो मेवाड़ के अधीन थे, कभी महाराणा सांगा के अधीन थे, महाराणा उदय सिंह के अधीन थे, वो ही हिस्से हैं वो अकबर ने ले लिए थे या कह सकते हैं कि मुगलों के अधिकार में चले गए थे। तो महाराणा के सामने ये भी प्रश्न था कि उन हिस्सों को पुनः अपने अधिकार में लेना। चौथा पॉइंट आता है चित्तौड़ का विध्वंस और दीन दशा। चित्तौड़ का विध्वंस मुगल आक्रमण किस समय हुआ था, अकबर ने जब आक्रमण किया था उस समय। और चित्तौड़ जो कि कह सकते हैं मेवाड़ का प्रमुख हिस्सा था। चित्तौड़ का दुर्ग, शौर्य का, वीरता का, पराक्रम का प्रतीक। और वही इस चित्तौड़ के स्थिति को देखा और वहीं चित्तौड़ का विध्वंस हो गया, दीन दशा या इस स्थिति को देखकर, मेवाड़ की इस स्थिति को देखकर कई कवियों ने मेवाड़ को आभूषण रहित विधवा स्त्री की संज्ञा या उपमा तक दे डाली। आभूषण रहित विधवा स्त्री, एक विधवा स्त्री जो कि बिना श्रृंगार के कैसे लगती है, अलग ही लगती है। तो ऐसी स्थिति में मेवाड़ की स्थिति भी ऐसी ही बताई है कि चित्तौड़ है वो भी मुगलों के अधिकार में चला गया था और मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ की भूमि है एक विधवा स्त्री के समान दिखाई देती है। उसका सौंदर्य है जैसे किसी ने छीन लिया हो, ठीक उसी प्रकार से यहाँ की मेवाड़ की दशा है वो हो रही थी। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आभूषण रहित विधवा स्त्री की संज्ञा किसको दी गई है, तो चित्तौड़ के बारे में आप कह सकते हैं चित्तौड़ को दी गई है या मेवाड़ की दीन दशा है उसको दी गई है, तो मुख्य रूप से चित्तौड़ आएगा। ठीक है, अब ये तो परिस्थितियां थी, महाराणा प्रताप के सामने मेवाड़ की स्थितियां थी। अब हम देखते हैं स्वाभिमानी प्रताप ने इन सब स्थितियों के चलते कौन सा रास्ता अपनाया। अब स्वाभिमानी प्रताप ने देखिए, जहां अकबर का साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य, और वही कई प्रकार के राज्य, चाहे वो आमेर हो, चाहे वो बीकानेर हो, चाहे वो जैसलमेर हो, सभी शासक हैं वो अकबर की अधीनता को स्वीकार कर रहे थे, उसके सामने है झुक रहे थे। लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता का रास्ता नहीं चुना, बल्कि स्वाभिमानी प्रताप ने मातृभूमि की स्वाधीनता को महत्व दिया।
में ही राणा सांगा के संबंध है वो बिगड़े हुए थे और उसके बाद भी परिस्थितियों में, पूर्व की परिस्थितियों में कभी भी मेवाड़ और मुगलों की नहीं बनी आपस में, और इसकी वंश मर्यादा के अनुकूल की इसी आचरण के फलस्वरूप राणा प्रताप चाहे तो झुक सकते थे, क्योंकि अकबर ने उन्हें बार बार प्रयास किया था, अपने दूत भी भेजे थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता है वो चुना, क्योंकि उनके लिए यही रास्ता उन्हें उचित नजर आ रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, जो सामंत है वो मेवाड़ की अव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की छिन्न भिन्न स्थिति को देखकर सामंतों का मनोबल है वो कमजोर पड़ रहा था। वो दुखी हो रहे थे कि कैसे मेवाड़ की स्थितियां पूर्व जैसी हो जाएगी, लेकिन महाराणा ने जब शासक बने तो उन्हें अपने सामंतों या अपने सरदारों को ये विश्वास दिलाया कि वो मेवाड़ की भूमि को स्वतंत्र करवाएंगे और उन्हें अपने फेवर में लिया, अपने समर्थन में ले लिया। महाराणा ने प्रतिज्ञा ली, शासक बने और मेवाड़ की स्थिति को भांपते हुए उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करा लूंगा तब तक राजमहलों में नहीं रहूंगा, पलंग पर नहीं सोऊंगा और पंचधातु से बने हुए बर्तन, जिसे पंचधातु होती है सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा, तो पंचधातु से बने हुए बर्तनों में मैं भोजन नहीं करूंगा जब तक मेवाड़ को आजाद नहीं कराऊंगा। ऐसी कठोर तपस्या प्रतिज्ञा कोई शासक क्यों ले, लेकिन महाराणा ने ये कठोर प्रतिज्ञा ली कि न तो वो राजमहल में रहेंगे, न वो सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करेंगे, न ही राजमहल के पलंगों पे सोएंगे। तो उन्होंने कठिनता का रास्ता चुना है, संघर्ष का रास्ता है, काफी लंबा होता है, लेकिन महाराणा ने इसी रास्ते को चुना, जिससे इनके सामंतों को एक विश्वास मिला कि महाराणा अपनी मातृभूमि के लिए कितने ज्यादा जो है कह सकते हैं कि प्रबल है, उनका आत्मविश्वास कितना ज्यादा प्रबल है, और ऐसे में सामंतों को एक शक्ति मिली महाराणा की इस प्रबल प्रतिज्ञा के माध्यम से, और वो उनके प्रति वफादार और स्वामी भक्त बने रहे। अब महाराणा प्रताप ने अपने स्वामी भक्त सामंतों या सरदारों और भील, चूंकि वहां की जाति थी भील जाति, आदिवासी जाति, लेकिन महाराणा के प्रति स्वामी भक्त थे ये लोग, तो महाराणा ने भीलों को मित्र समान समझा और उनकी सहायता से और अपने स्वामी भक्त सरदारों की सहायता से उन्होंने एक सैन्य संगठन या अपनी सैनिक शक्ति को संगठित करने का प्रयास महाराणा ने किया है, इन सब के समर्थन या सपोर्ट के माध्यम से। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी जो पहले गोगुंदा में थी, गोगुंदा से हटाकर इस राजधानी को उन्होंने जो है कुंभलगढ़ में स्थानांतरित कर दिया। इसके पीछे कारण था कि वो मुगलों के इन ठिकानों से दूर रहते, कुंभलगढ़ में रहेंगे तो कुंभलगढ़ में वो अपनी सैन्य शक्ति और अपने अभ्यास के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत है वो ज्यादा कर सकते हैं, तो इसके चलते उन्होंने जो है गोगुंदा से अपनी राजधानी है वो कुंभलगढ़ के अंदर स्थानांतरित कर दी। महाराणा ने अपनी सेना को संगठित कर दिया और महाराणा की जब इन परिस्थितियों की खबर कि महाराणा अपनी शक्ति को संगठित कर रहा है अकबर को मिली, तो अकबर ने महाराणा को अधीनता स्वीकार करने हेतु संधि प्रस्ताव किया। इस संधि प्रस्ताव के तहत सबसे पहले अकबर ने 1572 में चतुर एवं वाकपटी दरबारी था जिसका नाम था जलाल खां कोरची, ठीक है, ये प्रथम दूत था जो अकबर ने संधि के लिए भेजा गया था महाराणा प्रताप के साथ। तो आपको ये भी याद रखना है कि प्रथम दूत जो संधि प्रस्ताव के लिए अकबर द्वारा भेजा गया था महाराणा को कौन सा था, तो आपको याद रखना है जलाल खां कोरची। उसके बाद अकबर ने मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल को बारी बारी से भेजा, लेकिन अकबर के संधि प्रस्तावों से भी महाराणा है वो झुके नहीं और उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, यानी महाराणा ने संघर्ष का रास्ता ही चुना था। तो ये भी प्रश्न आपका आता है कि संधि प्रस्ताव में कौन कौन लोग गए थे, तो आपको 4 नाम याद रखते हैं, जलाल खां कोरची, फिर मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर को जब इन स्थितियों का पता चला कि महाराणा ने युद्ध को ही चुना है, उन्होंने अधीनता को नहीं स्वीकार किया और फिर 18 जून 1576 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी नामक स्थान के ऊपर, जिसे मेवाड़ की थर्मोपॉली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मेवाड़ की थर्मोपॉली के नाम से भी जाना जाता है।
तो हल्दीघाटी का युद्ध अगर पूछा जाए तो एक सिंगल वन नंबर का प्रश्न आता है कि 18 जून 1576 ईस्वी में। उससे पूर्व की परिस्थितियां देखते हैं। देखिए, अकबर को जब ये समाचार मिला कि महाराणा झुकने के लिए तैयार नहीं, तो अकबर जब अजमेर आया मार्च 1576 में, हमेशा अकबर है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आता था, और इसने यहाँ पर जब अजमेर आया और उसने जो मान सिंह था आमिर का मान सिंह को अपना सेनानायक घोषित कर दिया और उसे मेवाड़ के लिए कूच करने को कहा। मेवाड़ पर महाराणा के खिलाफ युद्ध करने हेतु भेजा और महाराणा के खिलाफ युद्ध के लिए मान सिंह रवाना हुआ 3 अप्रैल 1576 को। मान सिंह ने मेवाड़ की तरफ प्रस्थान किया। देखिए, मान सिंह के साथ विभिन्न मुगल दरबारी थे जिनका नाम है गाजी खां बदख्शी, ख्वाजा गयासुद्दीन अली, आसिफ खां, सैयद अहमद खां, सैयद हासिम खां, जगन्नाथ कछवाहा और इसके साथ ही सैयद राजू मित्र खां, भगवंत दास का भाई माधो सिंह। तो बहुत सारे लोग हैं वो मान सिंह के साथ है युद्ध में चल पड़े। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम अधिकारी थे। जब अकबर ने मान सिंह को इतनी बड़ी सेना का सेनानायक घोषित किया तो बहुत सारे कई मुस्लिम दरबारी जो इनके साथ में थे वो मन ही मन नाराज हो गए कि एक हिंदू के हाथ में इतनी बड़ी सेना कैसे सौंप दी गई। लेकिन यहाँ पे इतिहास में पहला अवसर था जिसमें किसी मुगल ने किसी हिंदू को इतनी बड़ी सेना का सेनानायक बनाया था। तो ये मान सिंह की स्वामी भक्ति थी अकबर के प्रति, या अकबर के प्रति उसने कई युद्धों में विजय हासिल करके अकबर की नजरों में उसने अपने आप को जो है अपना स्थान है वो उचित और सुरक्षित कर लिया था। तो इसीलिए चलते अकबर ने मान सिंह को सेनानायक बना के बहुत बड़ी विशाल सेना का अधिकारी बना के उसे मेवाड़ में महाराणा के खिलाफ है वो भेजा। अब देखिए, मुगल सेना तो इस प्रकार से युद्ध की गतिविधियां हैं वो शुरू हो गई और इस युद्ध में मुगल सेना की तरफ से जो हरावल का जो नेतृत्व कर रहा था, हरावल यानी सेना की अग्रिम पंक्ति। पूछा जाने वाला प्रश्न है कि हरावल क्या है, तो हरावल है सेना की अग्रिम पंक्ति, यानी आगे का जो भाग होता है सेना का अग्रभाग, जहाँ पे सेनानायक खड़ा होता है तो उसे हरावल कहा जाता है। और वहीं पीछे का जो भाग होता है सेना का पीछे भाग, पार्श्व भाग, जिसे चंदावल कहा जाता है। ठीक है, चंदावल और हरावल। तो हरावल क्या है, सेना का अग्रभाग, और चंदावल क्या है, सेना का पार्श्व भाग या पीछे का भाग। ठीक है, तो यहाँ मुगल सेना में हरावल का नेतृत्व कर रहा था सैयद हासिम और अन्य जो लोग थे वो उसका नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद बदख्शी, जगन्नाथ और आसिफ खां थे। और वही महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया था। एक भाग की तरफ तो उन्होंने हकीम का सूरी जो कि मुस्लिम था लेकिन उससे अपना नायक घोषित किया था, हकीम का सूरी जो कि महाराणा प्रताप के प्रति वफादार था, तो उसे एक सेना का हिस्सा भाग जो है दिया था। और उसके साथ ही अन्य कई दरबारी जो विशिष्ट शासक वगैरह थे वो लड़ रहे थे, जिसमें नाम आता है ग्वालियर का रामशाह, पुरोहित गोपीनाथ शंकर दास और सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत सांगा जयमल, मेड़तिया का पुत्र रामदास आदि शामिल थे। ठीक है, और दूसरी भाग का नेतृत्व स्वयं महाराणा कर रहे थे। महाराणा के साथ उनका प्रधानमंत्री भामाशाह और उनका भाई ताराचंद थे। भामाशाह वही भामाशाह जिन्होंने मेवाड़ की सुरक्षा हेतु अपना बहुत सारा धन है वो मेवाड़ को दे दिया था, जिसमें बहुत सारी अशर्फियां और 25 लाख रुपए की धनराशि है वो महाराणा को सौंपी थी। तो इस प्रकार से महाराणा की सेना के 2 भाग थे और यहाँ पे महाराणा ने युद्ध शुरू किया है। यह दोनों सेनाएं आमने सामने हुई है 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में युद्ध हुआ। दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। महाराणा ने अपने हाथी लूना, महाराणा का प्रसिद्ध हाथी था लूना, याद रखना है, लूना और आमने सामने हो गए। मुगल सेना का हाथी था गजमुख। तो ये दोनों हाथी आमने सामने हुए, लेकिन ऐसे में लूना है जिसने गजमुख के ऊपर वार
किया था, या महाराणा ने मुगल सेना का मनोबल पस्त करने हेतु अपने हाथी लूना को आगे किया। हाथी लूना आगे बढ़कर स्थितियों को विपरीत करने वाला ही था कि अचानक से हाथी लूना के महावत को तीर लग गया, और तीर लगने से महावत है वो गंभीर घायल हो गया, और इसके चलते महाराणा को लूना जो है लूना को हटाना पड़ा युद्ध के मैदान से। और वही महाराणा को अपना विख्यात हाथी जिसका नाम था राम प्रसाद, ये पूछा जाता है प्रश्न कई बार, तो महाराणा ने अपने विख्यात हाथी राम प्रसाद को युद्ध में उतारा। अब परिस्थितियां क्या होती हैं उनको हम समझते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध प्रारंभ हुआ, और युद्ध के प्रारंभ होते ही पहले तो हाथी को उतारा था महाराणा ने, लूना को, और मुगल सेना का जो हाथी था गजमुख। इस प्रकार से युद्ध की परिस्थितियों को महाराणा ने अपने अनुकूल करने का प्रयास किया। फिर महाराणा की जो सेना थी, सेना ने मुगल सेना के ऊपर प्रबल आक्रमण किया और मुगल सेना को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया। यानी महाराणा के जो संगठन का प्रभाव था कि महाराणा ने अपनी सेना का दो हिस्सों में बांटा था, एक तो हकीम का सूरी का नेतृत्व और दूसरा था महाराणा स्वयं। तो दोनों तरफ से उन्होंने मुगलों के ऊपर आक्रमण किया, मुगल सेना को पूरी तरह से छिन्न भिन्न करके मुगल सेना के हौसले हैं वो महाराणा ने पस्त कर दिए। अब इतिहासकार बदायूं जो कि इस सेना के साथ में था, वो ये लिखता है इस स्थिति को देखते हुए कि मुगलों की सेना की हालत खराब हो गई थी, और यहाँ लिखता है कि मुगल सेना लूणकरण जो कि एक शासक था, राजपूत शासक जिसने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था, तो लूणकरण के नेतृत्व में भेड़ों की झुंड की तरफ भागने लगी थी। यानी जो मुगलों की स्थिति ये हो गई थी कि वो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, क्योंकि महाराणा का जो वार था या महाराणा की सेना का वार था वो बहुत अधिक प्रबल था। अब आशफ का जो कि एक तरफ से नेतृत्व कर रहा था, आसफ खां को बदायूं ने इस परिस्थिति के बारे में बताया कि अब कौन मुगल है और कौन राजपूत है, और कौन मुगल सेना के अधीन राजपूत है और कौन महाराणा के राजपूत है, कुछ पता ही नहीं चला। हम कैसे युद्ध करें, कैसे किसके ऊपर वार करें, क्योंकि देखा जाए तो अकबर की अधीनता बहुत सारे राजपूत शासकों ने स्वीकार की थी, और राजपूत शासकों ने अपनी सेना को अकबर को सौंप दिया था, और ऐसे में राजपूतों की सेना है लड़ रही थी, और वही महाराणा प्रताप की सेना है वो भी राजपूत सेना थी, और ऐसे में मुगल सेना के कुछ हिस्से में राजपूत सैनिक थे और महाराणा की सेना में भी राजपूत सैनिक थे। तो राजपूतों में भेद करना मुश्किल हो गया था। तो बदायूं ने ये प्रश्न आसफ खां जो कि नेतृत्व करता था उससे पूछा कि अब क्या करें, पहचानना मुश्किल हो रहा है कि कौन मुगलों का है और कौन महाराणा का है। तब आसफ खां ने बड़ी ही कुटिलतापूर्वक जवाब दिया। उसने कहा कि तुम तो तीर चलाते जाओ, राजपूत किसी और से भी मारा जाए, चाहे किसी तरफ से भी मारा जाए, तो लाभ तो इस्लाम का ही होगा। यानी कहीं न कहीं जिहाद का भाव है, जिसमें उसने साफ तौर पे कहा कि इस्लाम का ही उत्थान होगा, इस्लाम का ही लाभ होगा। तो इस प्रकार से आसफ खां ने ये प्रश्न का उत्तर है वो बदायूं को दिया था। अब मुगलों की स्थिति है वो, हालांकि मान सिंह है पूरे वेग के साथ लड़ा था, जो मान सिंह जिसका मुगल दरबारी है विरोध किया था इतना बड़ा सेनानायक बनाने के बाद में, लेकिन मान सिंह है पूरे आवेग के साथ, पूरी वीरता के साथ, पूरी पराक्रम के साथ है वो प्रताप के विरुद्ध लड़ रहा था। और फिर जो मुगल दरबारी जो मान सिंह को शक की दृष्टि से देख रहे थे, उन्हीं के मन में उनके प्रति सम्मान का भाव जागृत हो गया कि उन्होंने मान सिंह को गलत समझने का प्रयास वो किया था। वहीं बदायूं के मन में भी, बदायूं भी मान सिंह का विरोधी था, लेकिन बदायूं ने भी जब मान सिंह को इस प्रकार से लड़ते देखकर उसके मन का मैल भी है वो धुल गया, और वो भी मन ही मन मान सिंह की प्रशंसा करने लग गया। मुगलों की स्थिति है विपरीत हो गई। इस विपरीत स्थिति को देखते हुए मुगल सेना छितर-बितर हो गई और भागने लगी। ऐसी स्थिति में जो इस सेना का मनोबल वापस बढ़ाने के लिए नेतृत्व जो था मुगल दरबारी था, उसने अचानक से स्थिति को अपने अनुकूल करने के लिए उसने जोर से सेना के मध्यभाग में चिल्लाना शुरू कर दिया।
हाथियों की सूंडों के अंदर तलवारें डाली होती थी, तो अचानक से चेतक का पांव है मर्दाना हाथी का सूंड के ऊपर लगी तलवार से कट गया। कटते ही चेतक है वो घायल हो गया और महाराणा की स्थिति है वो खराब होने लगी। और ऐसी स्थिति में पास नहीं लड़ा था झालाबीदा, जो कि बड़ी सादरी का शासक था, सामंत था। वो बड़ी सादरी का झालाबीदा ने महाराणा को युद्ध से सुरक्षित निकालने का प्रयास किया और वहीं झालाबीदा ने जो राजकीय छत्र है वो धारण कर लिया महाराणा प्रताप का और फिर युद्ध जारी रखा और महाराणा ने युद्ध का जो है स्वरूप है वो पहाड़ों की तरफ मोड़ दिया। वहीं चेतक को बलेचा नामक स्थान पर घायल चेतक को रखा गया, वहीं पे चेतक की मृत्यु होगी। आज भी बलीचा नामक स्थान मेवाड़ के अंदर है, वहां पे चेतक की छतरी बनी हुई है या चबूतरा बना हुआ है। महाराणा ने युद्ध पहाड़ों की तरफ मोड़ दिया। महाराणा ने स्थिति को देखते हुए युद्ध को स्वयं पहाड़ों की तरफ चले गए और फिर अब मानसिंह है उसने महाराणा का पीछा नहीं किया और इस पीछा नहीं करने के पीछे बदायूनी ने 3 कारण बताए हैं। इतिहासकार बदायूनी जो है वो कहता है कि एक तो जून की झुलसाने वाली भयंकर गर्मी थी और ऐसी स्थिति में मुगल सेना है वो लगातार युद्ध करके अब तक थक चुकी थी, तो इस भयंकर युद्ध के दौरान गर्मी में महाराणा का पीछा करना संभव नहीं था। दूसरा, मुगल सेना में थकान और युद्ध की क्षमता का अभाव हो गया था, क्योंकि मुगल सेना है वो लड़ रही थी, युद्ध कर रही थी। एक तो थकान होगी, एक पहाड़ी के क्षेत्रों के अंदर जाना भी उनके लिए कठिन था और थकान आ चुकी थी। फिर तीसरा पॉइंट बदायूनी लिखता है कि मुगलों को भय था कि प्रताप है वो पहाड़ों में घात लगाए बैठा है। घात यानी अचानक से प्रबल छापामार युद्ध होता था, पहले पार्श्व धावे बोले जाते थे और ऐसे में महाराणा अचानक से मुगलों के विरुद्ध है वो अभियान करेगा, आक्रमण करेगा, जिसमें बहुत सारे जो है मुगल है वो मारे जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में 3 कारणों से महाराणा का जो है पीछा है मानसिंह द्वारा नहीं किया गया। अकबर को जब इस युद्ध के बारे में पता चला कि महाराणा और उसके सैनिक उसके सामंतों ने बड़ी ही दिलेरी के साथ युद्ध का जो है सामना किया है और महाराणा के बहुत सारे दरबारी जो है वो मारे गए, जिसमें झालाबीदा जिन्होंने छत्र धारण किया था वो, इसके अलावा मानसिंह सोनेग्रा, जयमल, मेड़तिया का पुत्र रामदास, रामशाह और उसके 3 पुत्र शालीवाहन, भवानी सिंह तथा प्रताप सिंह वीरता से युद्ध करते हुए मारे गए। और सलूंबर के रावत कृष्णदास चुंडावत, घाणेराव का गोपाल दास तथा भामाशाह ताराचंद आदि रण क्षेत्रों में जीवित बचने वाले योग्य योद्धा पीछे थे, वो बच गए थे और बाकी जो है वीर गति को प्राप्त हुए। और अकबर ने जब युद्ध का पूरा जो है वाकया सुना तो अकबर सन्न रह गया और अकबर ने इतनी विशाल सेना भेजी थी, लेकिन विशाल सेना के बावजूद भी सफलता नहीं मिली थी। न तो वो महाराणा को जीवित पकड़ पाए थे, न ही वो मुर्दा पकड़ पाए थे, न ही पूरी तरह से महाराणा को हरा पाए थे। तो ऐसे में मुगल सेना का बहुत सारा हिस्सा है वो खत्म हो गया था। इसके चलते अकबर है वो नाराज हो गया, उसने मानसिंह और आसफ खां की ड्योढ़ी बंद कर दी। ड्योढ़ी बंद करना यानी थोड़े समय के लिए दरबार में आने पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है, ड्योढ़ी बंद करना। तो ड्योढ़ी बंद करना यानी दरबार में आने पर प्रतिबंध लगा दिया और इस प्रकार से अकबर है वो नाराज हो गया। तो ये था कि महाराणा प्रताप ने युद्ध का पासा पलट दिया। भले ही इसमें निर्णायक विजय किसी की नहीं हुई, लेकिन पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं अकबर की इतनी विशाल सेना के आगे, विशाल सेना जो थी वो महाराणा की सेना के आगे प्रबल सिद्ध नहीं हुई, सफलता उसे भी नहीं मिली थी। तो यहाँ पर कहीं न कहीं पलड़ा है वो महाराणा प्रताप के पक्ष में ही रहा था और इस मेवाड़ी सेना ने शाही सेना का जो दर्प था वो ध्वस्त कर दिया छोटे से संगठन के माध्यम से। जब राजस्थान के राजाओं ने मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर दिया था और वो इस अधीनता को स्थापित करके मुगलों के साथ या अकबर के साथ अपने वैवाहिक संबंधों को बनाने पर तुले हुए थे, वहीं महाराणा प्रताप ने संघर्ष और आज़ादी का मार्ग चुनकर मुगल सेना के छक्के हैं वो छुड़वा दिए थे। तो ये था हल्दी घाटी का युद्ध, जिसे मेवाड़ की थर्माकोली कहा जाता है। प्रश्न आता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 के अंदर, ठीक है। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध नेक्स्ट हम वापस समझते हैं।